आपका स्वागत है ऑफिशियल एम के रेडियो में। आप लोगों को आज केमिस्ट्री का एक छोटा चैप्टर है, छोटी छोटी मगर मोटी बातें। आज हम लोग क्यूज के रूप में इसको शुरू करेंगे। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि 18वीं शताब्दी, कौन शताब्दी? 18वीं शताब्दी में फ्रांसीसी रसायन शास्त्री जो था एंटोनी लेवोइजियर, जिनको आधुनिक रसायन विज्ञान क्या कहा जाता है? जनक। क्वेश्चन पूछेगा आधुनिक रसायन विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? लेवोइजियर को। उसके बाद देखिए रसायन शास्त्र की उत्पत्ति मिस्र में पाई जाने वाली मिट्टी केमी से हुआ था। किसे हुआ था? केमी से हुई थी। मिस्र में पाई जाने वाली मिट्टी केमी से हुई थी। और केमी का शाब्दिक अर्थ होता है काला। क्या होता है? काला होता है। द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत। कौन सिद्धांत? क्वेश्चन आएगा द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत किसने दिया था? लेवाइसियर ने दिया था। द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत किसने दिया था? लेवाइसियर। द्रव्यमान किसने दिया था? लेवाइसियर। रसायन विज्ञान का जन्म कहाँ हुआ था? क्वेश्चन पूछेगा रसायन विज्ञान का जन्म कहाँ होता? मिस्र में हुआ था। और क्वेश्चन हम लोग 3 क्वेश्चन अभी पढ़े। रसायन शास्त्र की उत्पत्ति जो एक मिट्टी हुई थी, कहाँ? मिस्र में पाई जाने वाली मिट्टी किस मिट्टी से होती? केमी मिट्टी से। और रसायन विज्ञान का जनक किसे कहता है? एंटोनी लेवोइजियर को। और द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत किसने दिया था? लेवासियर ने दिया था। उसके बाद देखिए केमिस्ट्री को 3 भाग में बांटा गया। भौतिक केमिस्ट्री, कार्बनिक केमिस्ट्री और अकार्बनिक केमिस्ट्री। भौतिक केमिस्ट्री क्या था? इसके अंतर्गत भौतिक गुणों तथा भौतिक संरचना पर उनकी रासायनिक संरचना के प्रभाव का अध्ययन किया जाता है। और कार्बनिक में क्या होता है? इसमें इसके अंतर्गत कार्बन और हाइड्रोजन से युक्त रासायनिक यौगिक अथवा उनके आपसी अन्य तत्वों का अध्ययन किया जाता है। जैसे ईंधन हो गया, प्लास्टिक हो गया, और जैसे खाद्य योजक हो गया, सब इसे किसमें किया जाता है? कार्बनिक रसायन में किया जाता है। और अकार्बनिक जिसमें होगा कि सभी अकार्बनिक तथा गैर अकार्बनिक यौगिक निर्जीव पदार्थ का अध्ययन किया जाता है। जैसे धातु, खनिज, शेल, ये सब क्या होता है? अकार्बनिक हो गया। अब देखिए पदार्थ वह है जो स्थान क्षेत्र जिसमें बाहर हो, जैसे हवा, पानी, जितना भी हम लोग देखते हैं जो स्थान चाहिए। कलम क्या है? पदार्थ है। आदमी क्या है? पदार्थ है। मोबाइल क्या है? पदार्थ है। अब यह देखिए पदार्थ की अवस्था, भौतिक आधार पर पदार्थों को 3 बांटा गया, जैसे ठोस, द्रव और गैस। ठोस क्या है? जिसका आकार और आयतन दोनों निश्चित हो। ठोस क्या है? जिसका आकार और आयतन दोनों निश्चित हो। ठोस क्या है? जैसे पत्थर, एक कलम, सब ठोस है, जिसका आकार भी निश्चित है और आयतन भी निश्चित है। द्रव जिसका आकार क्या होता है? जिसका आकार अनिश्चित। द्रव का आकार क्या होता है? अनिश्चित। और आयतन निश्चित होता है। जैसे कि द्रव क्या हो? पानी को हम लोटा में धरेंगे तो जैसे होता है ना गाँव घर में लोटा में धरेंगे लोटा का आकार हो जाएगा। गिलास में धरेंगे तो गिलास के आकार का हो जाएगा। बाल्टी में धरेंगे तो बाल्टी में आकार का हो जाएगा। इसका आकार कोई निश्चित नहीं हो गया, लेकिन इसका आयतन निश्चित है। यदि 1 kg पानी है तो 1 ही kg होगा। ठीक। गैस जिसका आकार और आयतन दोनों अनिश्चित होता है। आकार और आयतन दोनों अनिश्चित होता है। ठीक। ठोस, द्रव और उसमें जो गैस उसका कुछ गुण होता है। गतिज ऊर्जा, सबसे ज्यादा गतिज ऊर्जा किसमें होता है? गैस में। क्योंकि गैस में गतिज ऊर्जा इसलिए होता है कि आप कोई सिलेंडर को खोलिए, थोड़ा सा भी खोलिएगा तो गैस निकलने लगता है। और उसके बाद द्रव हो गया पानी को गिराइएगा तब गिरेगा, उड़ता नहीं है। और ठोस ये कलम है, इसको रख दीजिए वैसे रख लगेगा। गतिज ऊर्जा की जब भी बात हो, सबसे ज्यादा गैस में, उसके बाद द्रव में, उसके बाद ठोस में होता है गतिज ऊर्जा। घनत्व क्या होता है? घनत्व होता है सटल। सबसे ज्यादा सटल क्या रहता है? सबसे ज्यादा सटा किस में रहता है? अभी लोग बताइए। ठोस में। घनत्व सबसे ज्यादा ठोस का होगा, उसके बाद द्रव का होगा, उसके बाद किसका होगा? गैस का होगा। 1 मिनट। अब घनत्व हो गया जिसका किसका? ठोस का, द्रव का और गैस का। उसके बाद देखिए हम लोग आते हैं किस पर? अंतर आणविक आकर्षण बल। अंतर आणविक आकर्षण बल क्या होता है कि एक गुण होता है। सबसे ज्यादा इसमें क्या होता है? ठोस में आकर्षण मतलब जिसको जो सटल सबसे ज्यादा घनत्व मतलब आकर्षण जो रहता है, सबसे ज्यादा आकर्षण किस में रहता है? ठोस में रहता है। ठोस में क्योंकि आप कोई भी पत्थर है उसको खींचिए, तोड़िए, उसको लगाना पड़ता है बल, तब टूटता है। उसका अंतराणविक आकर्षण एक दूसरे चिपका ज्यादा रहता है। सबसे ज्यादा चिपका किस में रहेगा? ठोस में। उसके बाद द्रव में, उसके बाद गैस में। हम लोग यहाँ से अभी तक 4 चीज पढ़े। गतिज ऊर्जा सबसे ज्यादा गैस में, द्रव में, तब ठोस में। घनत्व ठोस में, द्रव में, गैस में। उसके बाद पढ़े थे अंतर आणविक आकर्षण बल, ठोस में, द्रव में, गैस में। एक होता अंतर आणविक स्थान जो होता है गैपिंग, सबसे ज्यादा गैस में होता है। उसमें यदि
स्थान ज़्यादा गैपिंग रहता है अंतर में स्थान, तब ना उस गैस बहुत ज़्यादा तेजी से उड़ता है। उसके बाद गैस, उसके बाद हो गया डर्म, उसके बाद हो गया गैस, सॉरी ठोस, गैस डर्म ठोस। उसके बाद देखिए प्रत्यास्थता, इलास्टिसिटी से होगा, प्रत्यास्थता सबसे ज़्यादा किस में होगा, ठोस में, क्योंकि सबसे स्टील को देखिए उसको तानिएगा ज़्यादा तानिएगा, लेकिन स्टील प्रत्यास्थता उसका ज़्यादा होता है। उसके बाद देखिए दर, पानी, पानी का प्रत्यास्थता उससे कम होगा, गैस सबसे कम होगा, ठोस दर गैस। उसके बाद श्वसनजक बल, श्वसनजक बल जो चिपका होता है, श्वसनजक बल जो जिसमें सबसे ज़्यादा किस में होता है, श्वसनजक बल ठोस में होता है, तब दर में होता है, तब गैस में होता है, ठोस दर गैस। विसरण, विसरण मतलब फैलने का गुण, सबसे अच्छा कोई भी रूम में आप सेंट मारिए, सेंट क्या है, एक प्रकार गैस है, सेंट मारिएगा आप, इस कोना मारिए उस कोना में आपका सेंट हो जाएगा, मतलब विसरण फैला, सबसे ज़्यादा कौन विसरण सबसे ज़्यादा किसका होता है, गैस का होता है, तब दर का होता है, तब ठोस का होता है। यहाँ तक तो हो जाना चाहिए। उसके ठोस दर के अलावा पदार्थ की दो और अवस्था है, एगो प्लाज्मा, एगो बोस्ट एंड कंडेंसेट होता है। प्लाज्मा क्या है, प्लाज्मा का कोई निश्चित आकार या आयतन नहीं होता, प्लाज्मा का कोई निश्चित आकार या आयतन नहीं होता है। प्लाज्मा की पहचान सबसे पहले विलियम क्रूक्स, प्लाज्मा का पहचान सबसे पहले किसने किया था, विलियम क्रूक्स द्वारा, विलियम क्रूक्स द्वारा 1879 ईस्वी में किया था। लेकिन प्लाज्मा का नाम दिया था इरविंग, इरविंग लेगम्यूटर, इरविंग लेगम्यूटर। प्लाज्मा का पहचान किया था क्रूप्स, विलियम क्रूप्स, 1789, 1789 ने 79, विलियम क्रूप्स ने किया था पहचान। लेकिन प्लाज्मा का नाम इरविंग, इरविंग, इरविंग लेगम्यूटर, इरविंग लेगम्यूटर ने दिया था। पदार्थ की तीन अवस्था के अलावा दो और अवस्था है, प्लाज्मा और बोस्ट एंड कंडेंसेट। प्लाज्मा की पहचान किया था किसने, किसने किया था, विलियम क्रूप्स ने 1879 में, 1879 ईस्वी में विलियम क्रूप्स पहचान किया था, और इसका नाम दिया था इरविंग लेगम्यूटर, इरविंग लेगम्यूटर। आप लोग को याद हो गया, कुछ क्वेश्चन पूछ देगा, प्लाज्मा का पहचान किसने किया था, विलियम, विलियम क्रूप्स 1879, और इसका नाम दिया था इरविंग लेगम्यूटर, इरविंग लेगम्यूटर। यह पदार्थ की चौथी अवस्था, प्लाज्मा पदार्थ की चौथी अवस्था, प्लाज्मा पदार्थ क्या होता है, चौथी अवस्था। प्लाज्मा अवस्था का तापमान लगभग 20,000, कितना, 20,000 डिग्री सेल्सियस होता है। प्लाज्मा का, प्लाज्मा अवस्था जो पदार्थ की चौथी अवस्था है, इसका जो तापमान होता है 20,000 डिग्री सेल्सियस होता है। सूर्य और तारों का उष्मा, सूर्य और तारों में जो उष्मा होता है, सूर्य और तारों में जो अपना उष्मा होता है, कौन अवस्था करण होता है, प्लाज्मा, प्लाज्मा अवस्था करण होता है। कौन अवस्था करण, प्लाज्मा अवस्था करण। और प्लाज्मा से हम लोग कितना चीज से भी सीखे हैं, याद होगा, प्लाज्मा पदार्थ की चौथी अवस्था है। प्लाज्मा की पहचान पहली बार किया था विलियम क्रूप्स ने 1879 में, और इसका नाम दिया था इरविंग, इरविंग, इरविंग लेगम्यूटर, इरविंग लेगम्यूटर। यह पदार्थ की चौथी अवस्था है, और इसका तापमान 20,000 डिग्री सेल्सियस से समथिंग होता है, ठीक। और सूर्य और तारों का जो अपना उष्मा होता है, किसके कारण होता है, प्लाज्मा कारण होता है। आप देखिए पदार्थ की हम पांचवी अवस्था पढ़ेंगे, प्लाज्मा पदार्थ की पांचवी अवस्था क्या होता है, पोस्ट एंड कंडेंसेट, पोस्ट एंड कंडेंसेट, एस्टिन कंडेंसेट। ये पदार्थ की पांचवी अवस्था है। पदार्थ में होने वाले दो परिवर्तन, एगो भौतिक परिवर्तन, एगो रासायनिक परिवर्तन। एक भौतिक परिवर्तन, एक रासायनिक परिवर्तन होता है। भौतिक परिवर्तन क्या होता है, वह एक अस्थायी परिवर्तन है। भौतिक परिवर्तन क्या, एक अस्थायी परिवर्तन है जो एक बार हो जाने के बाद कोई पदार्थ में फिर अपनी पूर्वी अवस्था में आ जाता है। भौतिक मतलब क्या, जो हो जाए, जो बदल जाए, फिर पहली वाला अवस्था में आ जाए, तो भौतिक परिवर्तन। आज एक होता है रासायनिक परिवर्तन, जो एक बार बदल जाए फिर दोबारा अपनी पूर्व अवस्था में नहीं आए, वो रासायनिक परिवर्तन। सीधा जान लिए ना, ये मान लीजिए सपोज बर्फ है, पहले क्या था, पानी, पानी से बर्फ बन गया, बर्फ से फिर हम पिघलाएंगे तो पानी बन जाएगा, ये भौतिक परिवर्तन हो गया। कौन परिवर्तन हो गया, भौतिक परिवर्तन। अब देखिए एक रासायनिक परिवर्तन होता है, जैसे दूध है, उसका दही मक्खन बना दिए, कभी दूध बन सकता है, नहीं, ये हो गया रासायनिक परिवर्तन। ये कलम है, यदि जल गया तो फिर ये कलम बन सकता है, नहीं, ये हो गया रासायनिक परिवर्तन। जो एक बार बदल के फिर दूसरा वाला अवस्था में आ जाए, लेकिन फिर पहले वाला अवस्था में ना आए, वो रासायनिक परिवर्तन। जो एक बार बदल जाए फिर पहले वाला अवस्था में आ जाए, तो भौतिक परिवर्तन। जैसे भौतिक परिवर्तन का जो कुछ आप लोगों को एग्जांपल दूंगा, जो कि हर क्वेश्चन, हर एग्जाम में पूछता है। जैसे कि भौतिक परिवर्तन बता रहा हूँ, कार्बन डाइऑक्साइड से सूखी बर्फ बनना, कार्बन डाइऑक्साइड से सूखी बर्फ बनना, ये भौतिक परिवर्तन है। मोमबत्ती का पिघलना, भौतिक परिवर्तन है। पानी से बर्फ बनना, भौतिक परिवर्तन है। पानी का वाष्प बनना, सब भौतिक परिवर्तन है। चीनी या नमक का पानी में मिश्रण, चीनी या नमक का पानी में मिश्रण, सब भौतिक परिवर्तन। क्योंकि चीनी और नमक पानी के मिश्रण जो है, तो चीनी और नमक पानी मिला देंगे, लेकिन हम चाहिए फिर चीनी बनाने के लिए तो पूरा पानी को सुखा के चीनी बना सकते हैं, इसलिए भौतिक परिवर्तन हो गया। शुष्क बर्फ का सब्लिमेशन, कपूर का जलना, कपूर का जलना। रेत या पानी में घुलना, रेत का पानी में घुलना। उसके बाद हो गया अम्लीकृत जल का विद्युत अपघटन, लोहे का चुंबकीकरण। ये सब भौतिक परिवर्तन है। और इसमें आप लोग नया लगता होगा, कपूर का जलना, कपूर का जलना एक भौतिक परिवर्तन है।
ठीक। और शुष्क बर्फ का सब्लिमेशन होना, ये सब भौतिक परिवर्तन है। अब रासायनिक परिवर्तन, मक्खन का खट्टा होना, सब रासायनिक परिवर्तन होता है। मोमबत्ती का जलना, मोमबत्ती जल रहा है, इसको बंद कर देंगे, फिर जले अपने आप नहीं, जब तक हम जलाएंगे तब तक नहीं जलेगा, ये सब कुछ है रासायनिक परिवर्तन। अगरबत्ती का जलना रासायनिक परिवर्तन हुआ। खाने का पचना, खाना जो हम खाए पच गया, वो रासायनिक परिवर्तन। लकड़ी का जलना रासायनिक परिवर्तन। लोहे पर जंग लगना, ये रासायनिक परिवर्तन होता है। दूध से दही बनना, सब रासायनिक परिवर्तन है। फास्फोरस का केरोसिन तेल में डालना, सब रासायनिक परिवर्तन है। सोडियम का पानी में डालना, रासायनिक परिवर्तन है। प्लेटिनम तार का जलना, रासायनिक परिवर्तन। पदार्थ का किण्वन, यहाँ ये याद रखिए, पदार्थ का किण्वन, ये रासायनिक परिवर्तन है। पदार्थ का किण्वन पूछा है लास्ट प्रीवियस ग्रुप डी में, देखिएगा पदार्थ का किण्वन कौन सा अभिक्रिया है, रासायनिक अभिक्रिया है। सोडियम को पानी में डालना, सोडियम को यदि पानी में, सोडियम को कहाँ डुबा के रखते हैं, केरोसिन तेल में, जैसे पानी में डालेंगे विस्फोट हो जाए, विस्फोट हो जाए, जल जाएगा, उस रासायनिक परिवर्तन हो गया। अब देखिए लोहे पर जंग लगा, लोहे पर जो जंग लगता है तो वो एक रासायनिक परिवर्तन है। कौन परिवर्तन है? रासायनिक परिवर्तन। और लोहे पर जंग ऑक्सीजन और नमी की उपस्थिति के कारण लगता है। लोहे पर जंग ऑक्सीजन और नमी की उपस्थिति, कोई भी चीज पर जंग किसके कारण लगता है? ऑक्सीजन, और जब नमी नहीं रहेगा तो जंग नहीं लगेगा। ऑक्सीजन के साथ नमी का भी जरूरी होता है लोहे पर जंग लगना। लोहे, एक क्वेश्चन पूछेगा कि लोहे पर जंग लगता है तो उसका भार क्या होता है? घट जाता है, बढ़ जाता है, परिवर्तित रहता है, कोई नहीं, नॉन। लोहे पर जैसे जंग लगता है तो उसका भार क्या होता है? इंक्रीज होता है, बढ़ जाता है। और लोहे पर जंग लगने से उसकी आयु घट जाती है। आयु आयु जो होता है ना, जिसका कि होता है ना कि कार्य करने की क्षमता घट जाती है। आयु मतलब कि एज घट जाती है, और वेट जो वजन रहता है वो बढ़ जाता है जंग लगने से। लोहे पर जंग से बचाने के लिए उस पर किसका लेपन चढ़ाते हैं? जस्ते का लेपन, जिसको जस्तीकरण कहते हैं। लकड़ी का कीड़ा मकड़ी से बचाने पर उस पर किसका लेपन? लकड़ी पर जो कीड़ा मकड़ियों से बचाने के लिए उस पर जिंक क्लोराइड का लेपन करते हैं। तो देखिए लोहा पर कहेगा तो लोहा पर किसका जस्ते का लेपन? लोहे पर जस्ते का लेपन, जिसको जस्तीकरण कहते हैं। और लकड़ी पर कीड़ों मकोड़ों से बचाने के लिए लकड़ी को उस पर क्या कहते हैं? जिंक क्लोराइड का परत चढ़ाते हैं। जिंक क्लोराइड, जिंक क्लोराइड, जिंक ZnCl2 याद रखिएगा। जस्ते की कमी से धान में खेरा रोग होता है। खेरा रोग धान में किसके कमी से होता है? खेरा रोग जस्ते कमी से, जस्ते की कमी से। अब रासायनिक संगठन के आधार पर द्रव्य को 3 भाग में बताया गया। द्रव्य को 3 भाग में, तत्व, यौगिक, मिश्रण। तत्व, यौगिक, मिश्रण। रासायनिक संगठन के आधार पर द्रव्य को मुख्यतः 3 भागों में वर्गीकृत किया गया। कौन कौन? तत्व, यौगिक, मिश्रण। अब देखिए इसमें होता क्या, तत्व और यौगिक क्या होता है, और मिश्रण 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 क्या? अशुद्ध पदार्थ। तत्व और यौगिक शुद्ध पदार्थ है। शुद्ध पदार्थ में कौन कौन होगा? पदार्थ 2 प्रकार, एगो शुद्ध होता है, एगो अशुद्ध पदार्थ। शुद्ध, एक अशुद्ध पदार्थ। शुद्ध पदार्थ में होगा तत्व और यौगिक, ये शुद्ध पदार्थ है। क्वेश्चन आप लोग पूछेगा कि तत्व जैसे कि ऑक्सीजन, क्लोरीन, ये सब एक प्रकार का तत्व है। तत्व यदि सब शुद्ध पदार्थ हो गया। तत्व क्या है? तत्व वह पदार्थ, शुद्ध पदार्थ है जिसे किसी तौर पर किसी अन्य पदार्थों में परिणत नहीं किया जा सकता। तत्व वह शुद्ध पदार्थ है जिसे तौर पर किसी अन्य पदार्थों में परिणत नहीं किया जा सकता है। तत्व को किसी अन्य पदार्थों में परिणत नहीं किया जा सकता है। तत्व को किसी अन्य पदार्थों में परिणत मतलब कि बदल नहीं सकते हैं, तोड़ कर किसी अन्य पदार्थों में बदल नहीं सकते हैं। और तत्व के सूक्ष्म कण को परमाणु कहते हैं। ये क्वेश्चन बहुत पूछता है। तत्व के सूक्ष्म कण को क्या कहते हैं? परमाणु कहते हैं। तत्व के सूक्ष्म कण को क्या कहते हैं? परमाणु कहते हैं। याद कर लीजिएगा, तत्व के सूक्ष्म कण को परमाणु कहते हैं। तत्व के सूक्ष्म कण को क्या कहते हैं? परमाणु कहते हैं। परमाणु, परमाणु। तो अभी तक 118 तत्व ज्ञात है, जो कि किताब में दिया है अभी तक 118, जिसमें प्रकृति में 92 प्रकृति में पाए जाते हैं। और अंतिम तत्व जो अभी तक खोजा गया है अनुसेप्टियम है। अनुसेप्टियम 118 में ब्रह्मांड में प्रकृति में पाया जाता है, बाद बाकी सब क्या है? कृत्रिम में। तत्व होता है, देखिए तत्व धातु होता है। तत्व क्या होता है? धातु, अधातु, उपधातु। धातु, अधातु, मेटल, नॉन मेटल। एगो धातु, अधातु और एगो उपधातु, सब मेटल होता है ना। अब देखिए भूप्रपट्टी में तत्वों का क्रम, भूप्रपट्टी में तत्व का क्रम जो है अभी, जिसे ओ, इसको याद रखिए, OSIALFE, OSIALFE तत्व का क्रम। भूप्रपट्टी में जो तत्व का क्रम है जो पाया जाता है मैक्सिमम सबसे ज्यादा क्या होता है? ऑक्सीजन। सबसे ज्यादा कौन सा तत्व कहेगा? भूप्रपट्टी में सबसे ज्यादा कौन सा तत्व पाया जाता है? ऑक्सीजन। OSIALFE, ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्युमिनियम, लोहा। अब यहाँ देखिए तत्व कहेगा तो ऑक्सीजन, धातु कहेगा तो एल्युमिनियम, धातु कहेगा तो एल्युमिनियम, क्योंकि देखिए ऑक्सीजन तत्व है, धातु है नहीं, ऑक्सीजन तत्व है। सिलिकॉन उपधातु है, सबसे ज्यादा उपधातु कहेगा तो सिलिकॉन। धातु की बात कहते हैं एल्युमिनियम, एल्युमिनियम क्या? धातु। OSIALFE, ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्युमिनियम, लोहा। याद आपको लोगों हो गया हुआ? याद याद हुआ? जैसे कि आप लोग फिर से एक बार याद कीजिए, भूप्रपट्टी में सबसे ज्यादा मैक्सिमम मात्रा में पाए जाने वाले तत्वों का क्रम, सबसे ज्यादा पाया जाता है ऑक्सीजन, उसके बाद पाया जाता है सिलिकॉन, उसके बाद पाया जाता है एल्युमिनियम, उसके बाद लोहा। अब OSIALFE तो ऑक्सीजन हो गया तत्व, SI सिलिकॉन हो गया उपधातु, एल्युमिनियम हो गया धातु। अब यहाँ क्वेश्चन घुमाता कैसे कि लड़के याद करके जाता है
ऑक्सीजन ऑक्सीजन, लेकिन वहाँ पूछ देता है धातु। सबसे ज़्यादा धातु मारिएगा ऑक्सीजन, होगा गलती। अब पूछता क्यों चाहिए, होगा एल्यूमिनियम। धातु जब भी पूछ देगा तो एल्यूमिनियम कहेगा। भूपटल में सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला उपधातु क्या है, सिलिकॉन। उपधातु जब भी कहे सिलिकॉन, धातु कहे तो एल्यूमिनियम, और तत्व कहे तो ऑक्सीजन। अब यह देखिए, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। भूप्रपट्टी में धातु का क्रम, भूप्रपट्टी में धातु का क्रम। एल्यूमिनियम हो गया सबसे ज़्यादा, लोहा, कैल्शियम, सोडियम। एल्यूमिनियम लोहा, एल्यूमिनियम लोहा बाद में पढ़िए गए थे ना, एल्यूमिनियम लोहा, और उसके बाद कैल्शियम होता है, उसके बाद सोडियम होता है। मनुष्य के शरीर, आप अपना जो शरीर है ना मनुष्य का, मनुष्य के शरीर में तत्व का क्रम क्या होता है। जो मेरा शरीर है इसमें सबसे ज़्यादा कौन सा तत्व है, ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा पाया जाता है, और ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा पाया जाता है, ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा पाया जाता है। उसके बाद कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कैल्शियम। ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कैल्शियम। ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कैल्शियम। हमारे शरीर में जो तत्व का क्रम जो पाया जाता है, ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कैल्शियम। ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कैल्शियम। ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कैल्शियम। ऐसा जो धातु है, लेकिन सबसे ज़्यादा शरीर में जो सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला धातु कौन सा है, कैल्शियम है। मनुष्य के शरीर में सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला धातु कौन सा है, कैल्शियम। आप लोग याद रखिएगा, मनुष्य के शरीर में सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला धातु कौन है, कैल्शियम। ठीक, प्रॉपर्टी में सबसे ज़्यादा क्या ना, वो प्रॉपर्टी एल्यूमिनियम। याद रखिएगा, ऐसा क्वेश्चन पूछता है। जीवित मानव शरीर में सबसे कम मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है मैग्नीज। कोई भी जीवित मनुष्य है तो उसके शरीर में सबसे कम मात्रा में क्या पाया जाता है, मैग्नीज। मैग्नीज पाया जाता है, क्या पाया जाता है, मैग्नीज। मैग्नीज हम लोग तत्व में यहाँ से पूछेंगे, तत्व को क्या, तत्व में अभी क्या सब पढ़े हैं आप लोग, अपना लोग थोड़ा एक रिकॉल कर लेते हैं। देखिए, अभी तक तत्व वह सूचना करना है कि जो किसी भी अन्य तत्व वह शुद्ध पदार्थ है जिसे किसी भी अन्य पदार्थों में परिणत मतलब बदल नहीं सकते हैं, और तत्व के सूक्ष्मतम कण को परमाणु कहते हैं। अभी तक प्रकृति में 92 तत्व पाया गया है, और बाकी सब कृत्रिम है, और 118 तत्वों का ज्ञात अभी तक जो दिया है इसमें है। उसके बाद देखिए पढ़े थे, भू प्रॉपर्टी में सबसे ज्यादा तत्वों का क्रम OSIALFE। ऑक्सीजन सबसे ज्यादा होगा और धातु में, धातु में कहते हैं एल्यूमिनियम होगा, उपधातु में सिलिकॉन होगा। उसके बाद देखिए मनुष्य के शरीर में कहते हैं ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कैल्शियम। ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कैल्शियम। सबसे क्वेश्चन पूछेगा, ऐसे क्वेश्चन पूछेगा, मनुष्य के शरीर में सबसे ज्यादा पाए जाने वाला धातु कैल्शियम, सबसे कम पाए जाने वाला तत्व के तो मैग्नीज। तत्व के सूक्ष्म परमाणु तत्व क्लियर हो गया। अब हम लोग यौगिक पाते हैं, क्या पाते हैं, यौगिक पर। देखिए यौगिक क्या है, यौगिक क्या, जब दो से अधिक तत्वों को एक निश्चित अनुपात में, दो से अधिक तत्व को एक निश्चित अनुपात में मिलाया जाता है तो यौगिक का निर्माण होता है। जिन तत्वों से मिलकर बना होता है उनके गुण उसमें विद्यमान नहीं होता है। जिन तत्वों से मिलकर बना होता है उनका गुण उसमें विद्यमान नहीं होता है। यौगिक के सूक्ष्म कण को अणु कहते हैं। यहाँ क्वेश्चन पूछता है, यौगिक के सूक्ष्म कण को अणु कहते हैं, तत्व के सूक्ष्म कण को परमाणु कहते हैं। तत्व 2 अक्षर का 3 अढ़ाई अक्षर का तो आधा तो तत्व, इसमें होगा परमाणु। यौगिक 3 अक्षर का, इसमें होगा अणु। यौगिक के अणु, तत्व के परमाणु। पूछेगा यौगिक क्या, यौगिक शुद्ध पदार्थ है। तत्व क्या, शुद्ध पदार्थ है। तत्व और यौगिक शुद्ध पदार्थ है, ये याद रखिएगा। मिश्रण और शुद्ध पदार्थ है, मिश्रण और शुद्ध पदार्थ है। यौगिक के सूक्ष्म कण को अणु कहते हैं। उसके बाद देखिए अणु के प्रकार होता है, एक होता है समअणु, एक होता है विषम अणु। समअणु क्या, ऐसे अणु जो समान प्रकार के परमाणु से के संयोजन से बने होते हैं समअणु कहलाते हैं। जैसे ऑक्सीजन O2, हाइड्रोजन H2, नाइट्रोजन N2, ये सब समअणु है। समान प्रकार के परमाणुओं के संयोजन से बने होते हैं उसे समअणु कहते हैं। जैसे हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, H2, N2, O2। विषम अणु अथवा यौगिक अणु, ऐसे अणु जो 2 या 2 से अधिक तत्वों के परमाणु के संयोजन से, 2 या 2 से अधिक तत्वों के परमाणुओं से संयोजन से निर्मित होता है, विषम अणु कहलाता है। जैसे कि जल हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 2 से मिलकर बना हुआ विषम अणु हो गया, H2O विषम अणु हो गया जल। कार्बन डाइऑक्साइड CO2 कार्बन और ऑक्सीजन से मिलकर बनता है, होगा विषम अणु। समान तत्वों के मिलकर जो बना होता है उसे सम अणु। अलग अलग तत्वों के, 2 अलग अलग तत्वों के संयोजन से जो बनता है उसे विषम अणु। आप लोग विषम अणु समझ गए। तत्व और यौगिक में समझ गए, तत्व के सूक्ष्म कण को परमाणु कहते हैं, यौगिक के सूक्ष्म कण को अणु कहते हैं। अब देखिए, अब आगे हम लोग पढ़ते हैं परमाणुकता। किसी तत्व या अथवा यौगिक के गुण में अणु निर्माण में प्रयुक्त होने वाले परमाणु की संख्या उस तत्व के यौगिक की परमाणुकता कहलाता है। परमाणुकता के आधार पर अणु को 4 भाग में बांटा गया है। एक होता है देखिए एकल अणु, द्विपरमाणु, त्रिपरमाणु, चतुर्परमाणु। इसमें कुछ एग्जाम्पल दिया गया जो कि इसको रट लीजिएगा, जो कि अब आगे वाला ऑनलाइन एग्जाम में डायरेक्ट पूछ देता है। इसमें कहेगा कि आर्गन, हीलियम, ये सब का क्यों परमाणु होता है, एक परमाणु होता है।
आर्गन, हीलियम, ये सब एक होता है। लोहा एक परमाणु होता है, Fe एक परमाणु होता है, आयरन जिसको कहते हैं लोहा को। हाइड्रोजन H2 होता है, द्विपरमाणु। क्लोरीन Cl2 होगा, द्विपरमाणु। जल H2O त्रिपरमाणु होता है, जल त्रिपरमाणु होता है। अमोनिया NH3 चार चार होता है। सल्फर S8 8 परमाणु होता है। अभी क्या पढ़े, आर्गन का, हीलियम का एक होता है, लोहा का भी एक होता है, हाइड्रोजन का 2 होता है, क्लोरीन का 2 होता है, जल का 3 होता है, अमोनिया का 4 होता है, सल्फर का 8 होता है। मानव शरीर में यौगिक सब, हमारे शरीर में जो यौगिक है सबसे ज्यादा क्या, हमारे शरीर मनुष्य शरीर में क्या पाया जाता है, जल पाया जाता है। जल होगा सबसे ज्यादा, उसके बाद प्रोटीन है, उसके बाद फैट है, कार्बोहाइड्रेट है। जल, प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट। जल, प्रोटीन, फैट, फैट जिसको वसा कहते हैं, वसा सबसे ज्यादा क्या, जल है, उसके बाद प्रोटीन है, उसके बाद फैट है, उसके बाद कार्बोहाइड्रेट है। मानव शरीर में यौगिक का जो क्रम दिया है सबसे ज्यादा क्या है, जल, उसके बाद प्रोटीन, उसके बाद वसा, उसके बाद कार्बोहाइड्रेट। जल, प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट। जल, प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट। जल, प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट, याद रखिएगा। जल, जल एक क्या है, यौगिक है। जल क्या है, यौगिक है। इसका परमाणु का अनुपात होता है 2:1, क्योंकि H2 2:1 परमाणु का अनुपात क्या होता है, 1 होता है। उसके बाद देखिए, इसका परमाणु का अनुपात 2:1 होता है। परमाणु भार का अनुपात 2:16, मतलब 1:8 होता है। परमाणु भार क्या होता है, 1:8 है। जैसे कि ऑक्सीजन का परमाणु भार कितना होता है, 16। हाइड्रोजन क्या होता है, 1, यहाँ 2 लगा है नीचे में, 2:16, तो 2 से काटेंगे तो क्या होगा, 1:8 हो गया। परमाणु संख्या 3 हो गया इसका। परमाणु संख्या क्या होगा, 3। हाइड्रोजन 2, ऑक्सीजन 1, 3। तत्वों की संख्या क्या होगा, हाइड्रोजन ऑक्सीजन है 2 होगा। और इसका क्वथनांक क्या होता है, जल का क्वथनांक हो गया, देखिए जल का क्वथनांक याद रखिएगा, 100 डिग्री सेल्सियस। क्वथनांक मतलब उबलना, 100 डिग्री सेल्सियस 373 केल्विन, 80 डिग्री रोमर होता है, 212 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। क्वथनांक बॉइलिंग पॉइंट जिसको कहते हैं हम लोग, 100 डिग्री सेल्सियस 373 केल्विन, 80 रोमर, 212 फ़ारेनहाइट। और हिमांक होता है जल जमने का, 0 डिग्री सेल्सियस 273 केल्विन हो गया, 0 डिग्री आर हो गया, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट हो गया। फिर से बता दें, जल का क्वथनांक होता है 100 डिग्री सेल्सियस में 100 डिग्री, उसके बाद केल्विन में 373 केल्विन होगा, रोमर में 80 रोमर होगा, उसके बाद फ़ारेनहाइट में 212 फ़ारेनहाइट होगा, 212 फ़ारेनहाइट होगा। हिमांक होगा 0 डिग्री सेल्सियस होगा, 273 केल्विन होगा, 0 डिग्री रोमर होगा, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट होगा। मिश्रण क्या है, जब 2 या 2 से अधिक पदार्थों को किसी भी अनुपात में मिला दिया जाए तो उसके मिश्रण कहते हैं। 2 या 2 से अधिक पदार्थों को किसी भी अनुपात में मिला दिया जाए तो उसको क्या कहते हैं, मिश्रण कहते हैं। मिश्रण एक अशुद्ध पदार्थ है, याद रखिएगा। मिश्रण एक कौन पदार्थ है, अशुद्ध पदार्थ। मिश्रण कौन सा पदार्थ है, अशुद्ध पदार्थ, याद रखिएगा। मिश्रण की संरचना तय नहीं होगा, मिश्रण का संरचना तय नहीं होती है। हवा, बारूद, चीनी, पानी का मिश्रण सब एक पर क्या होता है, मिश्रण होता है। सभी मिश्र धातु एक पर क्या होता है, मिश्रण है। सभी मिश्र धातु पर क्या होता है, मिश्रण। आप लोग याद रखिएगा। पीतल कांसा, नाइक्रोन सब क्या एक प्रकार का मिश्रण है। और दो क्वेश्चन यहाँ से बनता है। क्वेश्चन पूछेगा कि मिश्रण अशुद्ध पदार्थ है कि शुद्ध पदार्थ है। मिश्रण अशुद्ध पदार्थ है, तत्व और यौगिक शुद्ध पदार्थ है, याद रखिएगा। तत्व के सूक्ष्म कण को परमाणु कहते हैं, यौगिक के सूक्ष्म कण को अणु कहते हैं, ठीक। उसके बाद है कि मिश्रण दो प्रकार होता है, को समांगी को विषमांगी। जिस मिश्रण के प्रत्येक भाग के सभी गुण एक समान होते हैं उसे समांगी कहते हैं। जिस मिश्रण के प्रत्येक भाग के गुण एक समान नहीं होते उसे विषमांगी मिश्रण कहते हैं। जैसे चीनी और पानी का विलयन पूरे मिल जाएगा, ये समांगी मिश्रण होगा। अल्कोहल और जल का मिलन समांगी। जैसे दारू में पानी मिला देते हैं ना, लोग पीता है ना, तो मिल जाता है, समांगी हो गया। चीनी और पानी में मतलब शरबत मिलाते हैं तो चीनी दिखाई देता है, नहीं दिखाता, मिला कर आदमी पी लेता, हो गया समांगी। विषमांगी क्या हो गया, जैसे कि जल हो गया, उसमें कुछ पनखल बालू मिला दीजिए, बालू नीचे बढ़ जाएगा, पानी ऊपर आ जाएगा, वो विषमांगी में पूरा घुल मिला नहीं। जो घुल मिल गया समांगी, जो नहीं घुल मिले विषमांगी, याद रखिएगा। देखिए तत्व का एक ट्रिक दिया है यहाँ का। तत्व जो अकेले होता है सब तत्व कहलाता है। जैसे लोहा, कार्बन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, जितना भी है वो सब तत्व होगा। और यौगिक जैसे एक या एक से अधिक सूत्र होगा, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड CO2 यौगिक है। हाइड्रोजन, ऑक्सीजन H2O जल है। जल क्या है, एक यौगिक है। तत्व और यौगिक शुद्ध पदार्थ, मिश्रण अशुद्ध पदार्थ, याद रखिएगा। जैसे शरबत, वायु शरबत हो गया, हवा हो गया, मिक्सचर सब क्या है, अशुद्ध पदार्थ है। देखिए अब मिश्रण को अलग करने की कुछ विधियां बता रहे हैं। रवाकरण, जिसको क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं, रवाकरण क्रिस्टलाइजेशन। किसी विलयन को धीरे धीरे ठंडा करके ठोस अवस्था में बदलने की क्रिया को रवाकरण कहते हैं। किसी विलयन को धीरे धीरे ठंडा करके, किसी भी कोई विलयन हो गया उसको धीरे धीरे ठंडा करके ठोस अवस्था में बदलने की क्रिया को रवाकरण कहते हैं। धीरे धीरे ठंडा करके उसको ठोस अवस्था में बदलने की प्रक्रिया को रवाकरण कहते हैं। इस विधि द्वारा ठोस और कार्बनिक पदार्थों के मिश्रणों को, अवयवों को, संगठनों को पृथक किया जाता है। उसके बाद कि आसवन विधि, डिस्टिलाइजेशन, सब जिसके द्वारा हम समुद्री जल को शुद्ध करते हैं, डिस्टिलाइजेशन, आसवन विधि। इस
किसी द्रव को वाष्पीकृत करके पुनः ठंडा करने के प्रक्रम को आसवन कहते हैं। किसी द्रव को वाष्पीकृत करके पुनः ठंडा करने के प्रक्रम को आसवन कहते हैं। समुद्री जल का भी शुद्धिकरण इसी विधि द्वारा होता है। अशुद्ध जल का भी इसी द्वारा होता है। समुद्री जल और अशुद्ध जल दोनों का होगा कौन? आसवन विधि द्वारा। प्रभाजी आसवन हो ऐसा मिश्रण के संगठन देखिए प्रभाजी आसवन इसका एग्जाम्पल देखिए। प्रभाजी आसवन द्वारा क्या होता है? केरोसिन हो गया, डीजल हो गया, केरोसिन, डीजल, पेट्रोल जो पृथ्वी के भूगर्भ से निकाले गए जितना भी है केरोसिन, पेट्रोल, डीजल सबको हम प्रभाजी आसवन द्वारा शुद्ध करते हैं। प्रभाजी आसवन द्वारा पेट्रोल, डीजल सब याद रखिएगा प्रभाजी आसवन द्वारा। उसके बाद देखिए समुद्री जल और अशुद्ध जल आसवन विधि द्वारा। आसवन एगो प्रभाजी आसवन जो भूगर्भ से निकले, पृथ्वी के अंदर से निकले उसे प्रभाजी आसवन पृथ्वी के पेट से निकले मान लीजिए पृथ्वी के पेट से निकले, पृथ्वी के अंदर से निकले पेट्रोल, डीजल, खनिज जितना भी हो गया उसको प्रभाजी आसवन। और अशुद्ध जल, समुद्री जल ये सब हो गया आसवन। उसके बाद देखिए भाप आसवन द्वारा क्या होता है कि मेथिल अल्कोहल, एसीटोन और एथिल अल्कोहल इस सबको भाप आसवन द्वारा शुद्ध करते हैं। उन कार्बनिक पदार्थ को शुद्धिकरण किया जाता है जो जल में ओबिले है। सब जल में जो ओबिले जल में नहीं मिलता है, जल में ओबिले मतलब नहीं मिले उसका जो शुद्ध करेंगे ना भाप आसवन द्वारा करेंगे। मेथिल अल्कोहल, एसीटोन, एथिल अल्कोहल, एथिल अल्कोहल इस सबको भाप आसवन द्वारा। आसवन, प्रभाजी आसवन, भाप आसवन। आसवन पता है क्या? समुद्री जल को भाप आसवन। प्रभाजी आसवन पेट्रोल, डीजल सब प्रभाजी आसवन। जो जल में ओबिले हो उसको हम कहते हैं भाप आसवन द्वारा। एसीटोन, एथिल अल्कोहल, मेथिल अल्कोहल सबको भाप आसवन द्वारा। एगो तो फिल्ट्रिलाइजेशन, या किसी द्रव में कोई ठोस पदार्थ निलंबित है उसे अलग करने के लिए निस्पंदन विधि का प्रयोग करते हैं। जैसे धरती पर जमा जल के धरातल से नीचे पहुंचते हैं जिसमें हम हैंडपंप, ट्यूबलाइट के द्वारा खींचकर बाहर निकालते हैं निस्पंदन। तो फिल्टराइजेशन जैसे कल के देखिए नीचे में जो पानी है ना और उसमें जो फिल्टर लगा देते हैं, फिल्टराइजेशन द्वारा जो पानी आता है वो सब निस्पंदन विधि द्वारा करते हैं। विसरण घनत्व में अंतर रहने के कारण गैसों का विसरण कहलाता है। तापमान के बढ़ने से विसरण गुण क्या होता है? जितना भी टेम्परेचर हम बढ़ाएंगे, टेम्परेचर बढ़ने से विसरण का गुण बढ़ता है। याद रखिएगा टेम्परेचर बढ़ेगा तो विसरण का गुण क्या होगा? बढ़ेगा। टेम्परेचर बढ़ेगा तो विसरण गुण बढ़ेगा। उसके बाद देखिए विसरण गुण के कारण ही गर्म खाने के, जैसे हम लोग गर्म खाना खाते हैं अच्छा स्वादिष्ट लगता है। क्यों? गर्म खाने का विसरण कुछ ज़्यादा होता है। गर्म खाने का विसरण क्या होता है? फैलता ज़्यादा है जीभ पर, इसलिए स्वादिष्ट लगता है। इत्र की बोतल के सेंट जो हम लोग इत्र लगाते हैं, शादी ब्याह में इत्र लगाते हैं, जब भी कहीं जाते हैं इत्र लगाते हैं, थोड़ा भी लगाने के बाद पूरा गमागम करने लगता है। तो कौन विधि द्वारा, जैसे कि दूसरा कोई बगल से लगा के निकल गई मार्केट, अब सेंट अच्छा वाला खुशबू आने लगता है। क्यों? क्योंकि उसका विसरण होता है सेंट का। विसरण कारण उसका है ना सुगंधित हमको भी महसूस होता है। देखिए ठोस द्रव तथा गैस पर ताप का प्रभाव। अब देखिए क्या होगा कि ठोस से गैस में बदलेंगे, गैस से द्रव में बदलेंगे, द्रव से ठोस में बदलेंगे। ये सब का जो गुण होता है ना, जैसे कि ठोस से द्रव में बदलना, ठोस कोई पदार्थ ठोस है उसको द्रव में, जैसे बर्फ है ठोस है उसको द्रव में पानी बदलेंगे तो उसको क्या कहते हैं? मेल्टिंग, गलन कहते हैं, मेल्टिंग कहते हैं, गलनांक कहते हैं। ठोस से द्रव में बदलना गलनांक कहलाता है, गलनांक। उसके द्रव से ठोस में बदलना, द्रव है पानी है उसको जमाएंगे, हिमांक जिसको जमना करते हैं, जमता है ना फ्रीजिंग पॉइंट। ठोस से द्रव में बदलना गलना गलेगा तब ना द्रव में बदलेगा जी, उसको मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं, गलनांक कहते हैं। द्रव से ठोस में बदलना हिमांक कहते हैं, जमनांक कहते हैं, उसको फ्रीजिंग पॉइंट कहते हैं। गैस से सीधे ठोस में बदलना उदरपातन, सब्लिमेशन कहलाता है। गैस से सीधे ठोस में बदलना, जैसे कि कपूर सीधे गैस में बनता है, उसको कपूर से सीधे हम ठोस में बदलेंगे, गैस से सीधे ठोस में बदलेंगे तो इसको डिपोजिशन कहते हैं। द्रव का वाष्प में बदलना वाष्पीकरण कहलाता है। वाष्प का द्रव में बदलना संघनन, वाष्प का द्रव में बदलना संघनन कहलाता है। वाष्प का द्रव में बदलना क्या कहलाता है? संघनन कहलाता है। फिर हम लोग एक बार करते हैं, जैसे देखिए ठोस से द्रव में बदलना गलनांक कहलाता है। द्रव से ठोस में बदलना हिमांक, जमनांक, मेल्टिंग पॉइंट कहलाता है, फ्रीजिंग पॉइंट कहलाता है। गैस से सीधे ठोस में बदलना डिपोजिशन कहलाता है। डिपोजिशन। द्रव का वाष्प में बदलना वाष्पीकरण, वाष्प का द्रव में बदलना संघनन कहलाता है। अब उदरपातन क्या है? उदरपातन इसको सब्लिमेशन कहते हैं। जब कोई पदार्थ ठोस से सीधे गैस में बदल जाए, ठोस से सीधे गैस में बदल जाए उसको कहते हैं उदरपातन, जिसको सब्लिमेशन कहते हैं। जैसे इसका एग्जाम्पल बहुत बार अगला ग्रुप डी और एलपी में क्वेश्चन में पूछा था, बताइए इसमें कौन उदरपातन सब्लिमेशन का एग्जाम्पल है? जैसे कपूर हो गया,
कपूर हो गया, आयोडीन कपूर, आयोडीन गंधक हो गया, नौसाधन हो गया, एंथ्रासिन हो गया, बेंजोइक अम्ल, नेफ्थलीन, हाइड्रोफोर। दोनों कपूर हो गया, कपूर हो गया, आयोडीन हो गया, कपूर गंधक हो गया, जिसको सल्फर कहते हैं, नौसाधन, 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 एंथ्रासिन, नौसाधन, एंथ्रासिन, एंथ्रासिन, बेंजोइक अम्ल, नौसाधन, एंथ्रासिन, बेंजोइक अम्ल, नेफ्थलीन, हाइड्रोफोर, नेफ्थलीन, हाइड्रोफोर। कपूर गंधक, कपूर गंधक, नौसाधन, एंथ्रासिन, कपूर गंधक, नौसाधन, एंथ्रासिन, कपूर गंधक, कपूर गंधक, नौसाधन, एंथ्रासिन, बेंजोइक अम्ल, नेफ्थलीन, हाइड्रोफोर। सब कुछ का एग्जाम्पल है सब्लिमेशन, उत्तर पाटन का एग्जाम्पल है, उत्तर पाटन का। ये क्वेश्चन पूछता है कपूर किसका है, उदरपातन का, सब्लिमेशन। गंधक उदरपातन, नौसाधर उदरपातन, एंथ्रासिन उदरपातन, बेंजोइक अम्ल उदरपातन, नेफ्थलीन, आइडोफोर्म सब उदरपातन का एग्जाम्पल है। बेंजोइक अम्ल का उपयोग खाद्य पदार्थों के संरक्षण में किया जाता है। बेंजोइक अम्ल का प्रयोग खाद्य पदार्थों के संरक्षण में किया जाता है। समुद्री घास लेमिनेरिया से आयोडीन प्राप्त किया जाता है। समुद्री घास लेमिनेरिया से क्या प्राप्त किया जाता है, आयोडीन प्राप्त किया जाता है। हाँ जी हाँ दोस्तों, बताए थे उदरपातन का एग्जाम्पल। कौन कौन था एक बार फिर से रिकॉल कीजिए तो, कपूर, नौसाधर, एंथ्रासिन, उसके बाद क्या था, बेंजोइक अम्ल था, नेफ्थलीन था, आइडोफॉर्म था। ये सब उदरपातन का एग्जाम्पल है। ये सब पूछता है, डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है ऑनलाइन में। पिछला ग्रुप डी में धर के पूछा था हर्ष। उसके बाद बताइए सबसे हल्की गैस कौन सा है, हाइड्रोजन। सबसे हल्की गैस हाइड्रोजन, और सबसे ज्वलनशील गैस भी हाइड्रोजन होता है, और आवारा तत्व भी इसी को कहते हैं, हाइड्रोजन को ही कहते हैं। उसके बाद देखिए हाइड्रोजन को आवारा गैस भी कहते हैं। हाइड्रोजन सबसे अधिक ज्वलनशील होता है, इसलिए इसे गुब्बारा में नहीं भरा जाता। गुब्बारे में इसलिए हीलियम गैस को भरा जाता है क्योंकि वो जलता नहीं है। और हाइड्रोजन गैस क्या होता है, ज्वलनशील होता है। पता चलेगा ऊपर जाने से पहले जल के हो गया खत्म, इसलिए हाइड्रोजन गैस का प्रयोग नहीं करते हैं, हीलियम गैस का प्रयोग करते हैं। और सबसे क्वेश्चन पूछेगा जब एग्जाम में आएगा, एग्जाम आने के बाद जैसे ऑप्शन में जब रहेगा, जब हाइड्रोजन नहीं रहे तो हीलियम को मारना है। जब हाइड्रोजन और हीलियम दोनों रहे तो हाइड्रोजन को मारना है, क्योंकि सबसे हल्का गैस हाइड्रोजन ही है, और सबसे ज़्यादा ज्वलनशील गैस भी हाइड्रोजन भी है। और आवारा गैस भी हाइड्रोजन को ही कहा जाता है। इसका पीरियोडिक टेबल में फर्स्ट में स्थान है, लेकिन इसको आवारा, इसका कोई लिमिट नहीं है, इसके लिए आवारा गैस कहा जाता है इसको। वायुयान के टायर में कौन सा गैस भरते हैं, एरोप्लेन के जो टायर में, जल्दी जल्दी बोलिए आप लोग, हीलियम गैस। कौन गैस, हीलियम गैस, हीलियम गैस। गुब्बारों में भी हीलियम गैस। कृत्रिम रूप से सांस लेने में कौन सी, ऑक्सीजन के साथ साथ क्या मिला जाता है, हीलियम। कृत्रिम तरीका से सांस लेते हैं, जैसे ऑक्सीजन का सिलेंडर रहता है, उसमें ऑक्सीजन ही नहीं रहता, उसके साथ हीलियम गैस भी रहता है। उससे कम गहराई जाने पर, समुद्र में जाने पर कम गहराई भी गोताखोर जाता है समुद्र के अंदर, कम गहराई पर जाने पर ऑक्सीजन के साथ नाइट्रोजन लेता है, और ज़्यादा गहराई तक जाने पर ऑक्सीजन के साथ क्या मिलता है, हीलियम, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन के साथ हीलियम। और कम गहराई में जाने पर ऑक्सीजन के साथ क्या है, नाइट्रोजन। हम गलती बोल देते तभी, ऑक्सीजन के साथ नाइट्रोजन, ऑक्सीजन के साथ नाइट्रोजन गैस लिया जाता है। कम गहराई पर जाएगा तो, अधिक गहराई पर जाएगा तो ऑक्सीजन के साथ हीलियम गैस का प्रयोग किया जाता है। फुटबॉल में जो हम लोग गैस भरते हैं, फुटबॉल जो खेलता है लड़का सब, उसमें जो खिलाड़ी खेलते हैं, उसका जो देखिएगा फूला हुआ रहता है, उसमें से कहीं कहीं गैस रहता है। उसमें कौन, हीलियम गैस रहता है या हाइड्रोजन या नाइट्रोजन, कौन गैस रहता है। अब देखिए आप लोग खुद सोच सकते हैं, हीलियम गैस रहेगा तो हल्का होता है, मारेगा तो उड़ेगा तो ऊपर में रह जाएगा, इसलिए उसमें कौन, हाइड्रोजन गैस तो भर नहीं सकते क्योंकि ज्वलनशील होता है, तो नाइट्रोजन गैस रहेगा। यदि दो गुब्बारे में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस का समान अनुभार हुए तो उसके छेद किया जाए तो हाइड्रोजन से भरा गुब्बारा पहले संकुचित होगा। सही बात है, हाइड्रोजन से भरा गुब्बारा पहले संकुचित होगा। घरों में उपयोग की जाने वाली एलपीजी का फुल फॉर्म क्या होता है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस में दारवस्था में पाया जाता है। इसमें गंध के लिए कौन सा यौगिक मिलाया जाता है, कौन सा, इथाइल मरकप्टन या मिथाइल मरकप्टन, इथाइल मरकप्टन। जितना कि जैसे घर में हम लोग एलपीजी से जो खाना बनाते हैं, कभी कभी लीकेज होता है तो गजब का सेंट आने लगता है। उस सेंट में, वो एलपीजी में कोई सेंट होता नहीं, क्योंकि उसको बाहर से मिलाया जाता है उसमें, कि ताकि लीकेज हो तो हमको पता चले। और उसमें जो इसका नाम होता है इथाइल मरकप्टन, इथाइल मरकप्टन, इथाइल मरकप्टन, इथाइल मरकप्टन, इथाइल मरकप्टन। इथाइल मरकप्टन सल्फर का एक यौगिक है। अस्पताल में कृत्रिम सांस लेने के लिए ऑक्सीजन के साथ कौन सी गैस, हीलियम गैस का प्रयोग किया जाता है। कोल्ड ड्रिंक, लेमन सोडा, सोडा द्रव्य गैस का मिश्रण होता है। कोल्ड ड्रिंक्स, फ्रीज सोडा, लेमन सोडा, क्लब सोडा द्रव्य गैस का मिश्रण होता है। समय द्रव्य में क्या होता है, गैस का मिश्रण होता है। दाब भरण प्रणाली पर काम करता है एलपीजी। पंप भरण में पेट्रोल भरना होता है। कोल्ड ड्रिंक में कार्बन डाइऑक्साइड गैस भरा जाता है। कोल्ड ड्रिंक जितना भी होता है, कोको कोला जब भी, स्प्राइट जब भी होता है, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस भरा रहता है, जो कि जल से विक्रिया करके कार्बनिक अम्ल का निर्माण करती है, कार्बनिक अम्ल का निर्माण करती है। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड CO2, H2O,
कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन, सॉरी कार्बन डाइऑक्साइड और जल CO2 प्लस H2O दोनों जब अभिक्रिया करेगा तो H2CO3 कार्बनिक अम्ल का निर्माण करता है। समुद्र तल से ऊपर जाने पर वायुमंडलीय दाब घटता है। पृथ्वी तल से ऊपर जाने पर वायुमंडलीय दाब घटता है। ऊपर से नीचे जाए या ऊपर जाए, वायुमंडलीय दाब घटेगा ही घटेगा। पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर वायुमंडलीय दाब घटता है, जिसके कारण क्वथनांक भी घट जाता है, लेकिन वाष्पीकरण की दर क्या होता है, तेजी हो जाता है। इसीलिए पहाड़ों पर खाना बनाना क्या होता है, कठिन होता है, क्योंकि वहाँ पर वायु का जो प्रेशर होता है ना वो घट जाता है। घट जाने के साथ ये प्रेशर कुकर जो होता है ना बहुत जल्दी ही सीटी मारना शुरू कर देता है और पानी जो है ना 100 डिग्री से कम पर खोलना शुरू कर देता है। वायुमान में सफर करते समय फाउंटेन पेन का स्याही निकाल दिया जाता है, क्योंकि वायुमंडलीय दाब क्या होता है, घट जाता है। अधिक ऊंचाई पर चढ़ने पर कभी भी नाक से खून निकलने लगता है, क्यों, क्योंकि उसका वायुमंडलीय दाब जो होता है ना घट जाता है। पहाड़ पर खाना बनाना मुश्किल होता है। हाइड्रोजन और हीलियम से भरा गुब्बारे कुछ ही ऊंचाई पर जाने पर फट हाइड्रोजन और हीलियम से भरा गुब्बारा कुछ ही ऊंचाई पर जाने पर फट जाता है, क्यों, क्योंकि वायुमंडलीय दाब जो होता है ना उससे घट जाता है, इसलिए वो सह नहीं पाता। बाहर का जो जितना वायुमान उसमें भरा है हवा, बाहर का जो है दोनों का यदि सेम रहेगा तो नहीं फटेगा, जैसे ही वो एक कम एक ज़्यादा हुआ तो फटेगा ही। और सबसे पहले देखो अभी एक क्वेश्चन यहाँ पे है, नाइट्रोजन से भरा गुब्बारा, हीलियम से भरा गुब्बारा, हाइड्रोजन से भरा गुब्बारा, सबसे ऊपर कौन जाएगा और सबसे पहले कौन फटेगा? सबसे ऊपर जाएगा हाइड्रोजन, सबसे ज़्यादा अधिक दूर जाएगा हाइड्रोजन और सबसे पहले फूटेगा भी हाइड्रोजन, और सबसे कम दूर पर जाएगा नाइट्रोजन से भरा गुब्बारा। स्थिर अनुपात का नियम, एक क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, स्थिर अनुपात का नियम, एक क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, स्थिर अनुपात का नियम, इसको दिया था जोसेफ प्रॉस्ट ने। स्थिर अनुपात या निश्चित अनुपात का नियम जोसेफ प्रॉस्ट ने दिया था। इसके अनुसार कहा था कि रासायनिक पदार्थ में तत्व हमेशा द्रव्यमान इसके अनुसार रासायनिक पदार्थ में तत्व हमेशा द्रव्यमान के निश्चित अनुपात में रहता है। निश्चित अनुपात के नियम के अनुसार, जोसेफ प्रॉस्ट के नियम के अनुसार इसने कहा था कि रासायनिक पदार्थ में तत्व हमेशा द्रव्यमान के निश्चित अनुपात में मौजूद रहते हैं। निश्चित नियम के अनुसार रासायनिक पदार्थ में तत्व हमेशा द्रव्यमान के निश्चित अनुपात में रहते हैं। तत्व हमेशा द्रव्यमान के निश्चित अनुपात में रहते हैं। निश्चित अनुपात का नियम जोसेफ प्रॉस्ट ने दिया था। गुणित अनुपात का नियम डाल्टन ने दिया था 1803 में। डाल्टन निश्चित अनुपात, स्थिर अनुपात, निश्चित और स्थिर अनुपात का नियम जोसेफ प्रॉस्ट ने दिया था। और इसके अनुसार इसने कहा था रासायनिक पदार्थ में तत्व हमेशा द्रव्यमान के निश्चित अनुपात में रहता है। जोसेफ प्रॉस्ट के नियम के अनुसार रासायनिक पदार्थ में तत्व हमेशा द्रव्यमान के निश्चित अनुपात में रहता है। और स्थिर अनुपात का नियम और निश्चित अनुपात का नियम दोनों ही जोसेफ प्रॉस्ट ने ही दिया था। और गुणित अनुपात का नियम इसने जॉन डाल्टन ने 1803 में दिया था। इसमें कहा था कि दो तत्व संयोजित होकर एक से अधिक यौगिक बनाते हैं तो एक तत्व से साथ दूसरे तत्व के संयुक्त होने वाले द्रव्यमान छोटे पूर्णांकों के साथ अनुपात में होते हैं। अब एक क्वेश्चन बताते हैं, शुद्ध पानी 100 डिग्री सेल्सियस पर खुलेगा और शुद्ध पानी 100 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा पर खुलेगा। वर्षा जल, अशुद्ध जल और शुद्ध जल, विद्युत का क्या होता है, कुचालक होता है। वर्षा का जल अशुद्ध जल और शुद्ध जल विद्युत का कुचालक होता है, और अशुद्ध जल विद्युत का सुचालक होता है, याद रखिएगा। प्रेशर कुकर के अंदर खाना जल्दी पक जाता है क्योंकि कुकर के अंदर का दाब बढ़ता है। तापमान 125 डिग्री सेल्सियस से 130 डिग्री सेल्सियस हो जाता है क्योंकि प्रेशर कुकर के अंदर प्रेशर बढ़ जाता है, इसी जल्दी खाना पक जाता है। कोई नदी में नाव समुद्र में जाएगी तो कोई नाव नदी से समुद्र में जाएगा तो थोड़ा ऊपर उठेगा क्योंकि समुद्र के पानी का घनत्व क्या होता है, ज़्यादा होता है। अच्छा, बारूद की खोज रॉजर बेकर ने किया था। बारूद की खोज किसने किया था, रॉजर बेकर ने किया था। बारूद किसका मिश्रण होता है, चारकोल गंधक सोडा का मिश्रण होता है। बारूद चारकोल गंधक सोडा का मिश्रण होता है। KNO3 पोटासियम नाइट्रेट, KNO3 को क्या कहते हैं, पोटासियम नाइट्रेट कहते हैं, जिसको सोडा या नाइट्रेट कहते हैं। उसके बाद देखिए कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, जिसको खड़िया चूना पत्थर या संगमरमर कहते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट। और पोटासियम नाइट्रेट KNO3 पोटासियम नाइट्रेट को सोडा या नाइट्रेट कहते हैं, पोटासियम नाइट्रेट को। कैल्शियम कार्बोनेट को खड़िया चूना या चूना पत्थर कहते हैं। Hg पारा को पारस या क्विकसिल्वर कहते हैं। मोती का मुख्य अवयव कैल्शियम कार्बोनेट है। मोती का मुख्य अवयव कैल्शियम कार्बोनेट से शुद्ध ही है। अंडे का आवरण कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। अंडे का जो उजला वाला आवरण होता है, आवरण कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। कैप्सूल का आवरण स्टार्च या जिलेटिन प्रोटीन का बना होता है। कैप्सूल का आवरण स्टार्च, जिलेटिन और प्रोटीन का बना होता है। थैंक यू। आज का एक पहला चैप्टर खत्म हो गया, फिर नेक्स्ट सेशन में आपका नया चैप्टर चालू होगा।